दिल्ली के नागलोई में एक पुराना सा मकान है। आते जाते लोग मकान के सामने ठहरते, कुछ दबी जबान से बातें करते और आगे बढ़ जाते। ये घर सोनिया का है, जिसे उसके कथित बॉयफ्रेंड संजू उर्फ सलीम ने मारकर दफना दिया। 19 साल की सोनिया 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। संजू से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसका परिवार राजी नहीं था। करवा चौथ के दिन वो संजू से मिलने गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। संजू के साथ क्या हुआ, आखिर वो वापस क्यों नहीं आई? आइए पूरे घटनाक्रम पर प्रकाश डालते हैं। सोनिया के पिता शंकर मंडल 30 साल पहले बिहार के दरभंगा से दिल्ली आए थे। तभी से नांगलोई में रह रहे हैं। 2 कमरे के किराए के मकान में सोनिया के मम्मी पापा, भाई बहन और जीजा रहते हैं। सोनिया का घर संजू के घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर है। दोनों 1.5 साल पहले मिले थे। कामन दोस्तों की वजह से उनकी दोस्ती हुई थी। 21 अक्टूबर को सोनिया अचानक घर से चली गई। घर वालों को संजू पर शक था। जब पुलिस ने संजू को पकड़ा तो उसने कबूल किया कि उसने सोनिया की गला दबाकर हत्या कर दी है और डेड बॉडी को रोहतक के बहु अकबरपुर में दफना दी है, जहां उसके मामा रहते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि सोनिया की पसलियां और कमर की हड्डी टूटी हुई थी। पीठ पर डंडे से मारने के निशान थे। सोनिया के परिवार वाले दावा करते हैं कि संजू मुसलमान है। ये बातें उन्हें नहीं पता थी। पुलिस कह रही है कि सोनिया का परिवार संजू के धर्म के बारे में जानता था। संजू की भाभी भी हिंदू है, इसलिए केस लव जिहाद से जोड़ा गया, लेकिन पुलिस इससे इनकार कर रही है। आइए पूरे मामले को सोनिया की मां रंजना देवी और बड़े भाई मनीष सिंह की बातों से समझते हैं। सोनिया की मां कहती हैं, सोनिया के पापा टी स्टॉल चलाते हैं। मैं घरों में काम करती हूँ। एक बड़ी बेटी है जिसकी शादी हो गई है। बेटा मनीष ई रिक्शा चलाता है। हम लोग काम पर चले जाते हैं। सोनिया घर पर अकेली रहती है। उसने 10वीं तक पढ़ाई की है। 21 अक्टूबर की सुबह 4:30 बजे सोनिया मेरे पास आई और मैं सो रही थी। उसने कहा, मैं बाहर जा रही हूँ, उजाला होने तक आ जाऊंगी। मैं नींद में थी, इसलिए ठीक से समझ नहीं पाई कि वो क्या कह रही है। मैं सुबह 5 बजे उठी। सोनिया को फ़ोन मिलाया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। कुछ देर बाद फ़ोन उठा, लेकिन दूसरी तरफ से संजू ने बात की। वो बोला कि सोनिया तुम सबसे नफरत करती है और बात नहीं करना चाहती। मैंने सोनिया से बात करने के लिए कहा, लेकिन संजू ने एक बार भी बात नहीं कराई। दोपहर 12 बजे के बाद मोबाइल बंद हो गया। तब मैं नागलोई थाने में गई। सोनिया की मां रंजना देवी आगे बताती हैं, 22 अक्टूबर को मेरा बेटा FIR लिखवाने पुलिस स्टेशन गया था, लेकिन पुलिस ने FIR नहीं लिखी। अगर पुलिस सुन लेती तो मेरी बेटी बच जाती। मुझे संजू या सलीम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो सलीम को भूत कहकर बात करती थी। उसका मोबाइल नंबर भी इसी नाम से सेव था। मैं पूछती थी कि किससे बात कर रही हो, तो सोनिया बोल देती थी कि एक दोस्त है। हमें नहीं पता था कि सोनिया हमारे जाने के बाद क्या करती थी। हम सुबह काम पर निकल जाते और फिर रात को 7-8 बजे लौटते थे। 4 महीने तक सोनिया ने हमें प्रेग्नेंट होने की बात नहीं बताई। जुलाई में उसने अपने संजू के साथ रिश्ते के बारे में बताया। तब वो प्रेग्नेंट थी। हमने संजू की माँ को अपने घर बुलाया। संजू की माँ ने कहा वो बच्चा गिरा दे, हम उसे अपने घर में नहीं रखेंगे। सोनिया अबॉर्शन के लिए तैयार नहीं थी। तब संजू नहीं आया था। उसने कई बार कहा कि वो मिलने आएगा, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं देखा। संजू की माँ ने कहा कि हम मुसलमान नहीं हैं। मैंने सोनिया की रिश्ते की बात कहीं और कर ली थी, लेकिन सोनिया संजू के साथ ही विवाह करना चाहती थी। सोनिया की माँ आगे बताती है, संजू के भाई सलीम ने भी एक हिंदू लड़की से शादी की है। साहिल ने सोनिया को धमकी दी थी। सोनिया ने अपनी माँ को ऑडियो भी सुनाया था। उसमें साहिल कह रहा था कि संजू को छोड़ दे, वरना तुझे काट कर नाली में बहा देंगे। सोनिया का भाई मनीष उसके काफ़ी करीब था। सोनिया को रील्स बनाने का शौक़ था। उसके इंस्टाग्राम पर 7,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। सोशल मीडिया के लिए सोनिया और मनीष साथ में वीडियो बनाते थे। मनीष ने इसके लिए नया मोबाइल भी दिलाया था। सोनिया के लापता होने के बारे में उसके भाई बताते हैं कि मैं FIR कराने के लिए रात 8 बजे नांगलोई पुलिस स्टेशन गया था। पुलिस वालों ने कहा कि एक दिन इंतज़ार कर लो, लड़की को कुछ नहीं होगा। मैं कहता रहा कि मेरी बहन के साथ कुछ गलत हुआ है
उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। अगले दिन 23 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे पश्चिम बिहार थाने से फ़ोन आया। जब मैं वहां पहुंचा तो पुलिस स्टेशन में संजू और उसका दोस्त पंकज खड़े थे। पुलिस ने मुझे मेरा आधार कार्ड दिखाया। सोनिया अपने साथ एक छोटा बैग लेकर गई थी। इन लोगों ने बैग नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने बैग बरामद किया तो उसमें मेरा आधार कार्ड निकला। थाने में संजू से सोनिया के बारे में बार बार पूछा गया। वो बोल रहा था कि सोनिया जिंदा है, मैं अगले दिन 12 बजे तक उसे ले आऊँगा। 6 घंटे बाद नागलोई पुलिस स्टेशन से अधिकारी पश्चिम बिहार थाने पहुँचे। नागलोई थाने में संजू से सख्ती से पूछताछ की गई तो संजू ने सच कबूल दिया। उसने बताया कि उसने दोस्त ऋतिक और पंकज के साथ मिलकर सोनिया की हत्या कर दी है और उसने रोहतक में वो जगह भी बताई जहां सोनिया की डेड बॉडी दफनाई गई थी। मनीष आगे बताते हैं कि अगले दिन 24 अक्टूबर को हम उस जगह पहुंचे। संजू की बताई गई जगह पर 4 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया, तब डेड बॉडी मिली। उसका पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट में पता चला कि सोनिया की पसली और कमर की हड्डी टूटी है। उसकी पीठ पर डंडे से मारने के निशान थे। सोनिया 4 महीने से प्रेग्नेंट थी। ये बात सबसे पहले उसने अपने भाई को बताई और भाई ने ये बात माँ तक पहुँचाई। सोनिया के घर वालों ने सोनिया को उस लड़के से दूर रहने को कहा, लेकिन वो संजू पर शादी करने का दबाव बना रही थी। सोनिया के घर वालों को संजू का असली नाम नहीं पता था। सोनिया का मर्डर होने के बाद न्यूज़पेपर में पहली बार उसका नाम सलीम पढ़ा, तब उन्हें पता चला कि वो मुसलमान है। संजू के घर पर ताला लगा था और दरवाजे पर उर्दू में कुछ लिखा था। संजू का परिवार हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है। पड़ोसियों ने बताया कि सभी लोग 23 अक्टूबर की सुबह घर पर ताला लगाकर कहीं चले गए। संजू का परिवार यहाँ 15 साल से रह रहा है। पिता ड्राइवर हैं और भाई किसी स्कूल में काम करता है। सोनिया के मर्डर के बाद संजू और पंकज एक पार्क में बैठे थे। वहां बिना नंबर प्लेट की एक बाइक खड़ी थी। पार्क के पास से निकली पुलिस को लगा कि बाइक संजू और पंकज की है। वे दोनों को थाने ले आए। वहां उन दोनों से पूछताछ हुई तो पता चला कि दोनों नागलोई के रहने वाले हैं। तब पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया था। एक पड़ोसी ने बताया कि सोनिया के परिवार को पता था कि संजू मुसलमान था, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि सोनिया की शादी संजू से हो जाए और उसका घर बस जाए। लेकिन संजू की माँ ये नहीं चाहती थी कि संजू से उसकी शादी हो। सोनिया ने मौत से एक दिन पहले संजू के घर पर बहुत हंगामा भी किया था। शायद इसी वजह से संजू उर्फ सलीम ने उसे मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, ये घटना सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सचेत करना है ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।